हेलो मूवी लवर्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। काफी समय से आप लोगों ने मनी हाइस्ट नई सीरीज की व्याख्या करने का अनुरोध किया है, तो आज मैं लेकर आया हूं नेटफ्लिक्स की टॉप रेटेड सीरीज लुपिन। इसमें हम सुनेंगे एक मास्टरमाइंड चोर की कहानी जो एक साधारण क्लीनर का रूप धारण करके पेरिस के मशहूर लॉवर म्यूजियम की हाईटेक सुरक्षा को मात देता है और सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लेता है। म्यूजियम में रखे एक अनमोल हार को, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ों रुपए के करीब है, चोरी कर लेता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं रहती। इस हार के इर्द गिर्द खुलते हैं कई अनसुलझे रहस्य। जितना गहराई में जाया जाता है उतना ही सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। तो अगर आप इस वीडियो को डेंसिस लाइक तक पहुंचाते हैं तो अगले 2 सीजन भी बहुत जल्दी लाए जाएंगे। तो एक जबरदस्त लाइक देकर चलिए और आइए डूबते हैं लुपिन की कहानी में। एपिसोड 1, शुरुआत और प्लान की रूपरेखा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कहानी के मुख्य पात्र एसेन। वह पेरिस के लॉवर म्यूजियम में अस्थायी रूप से क्लीनर का काम करता है। दिन में दर्शक म्यूजियम घूमते हैं और रात में सफाई के दौरान उसे म्यूजियम की अनमोल पुरानी वस्तुएं करीब से देखने का मौका मिलता है। एक दिन सफाई करते समय उसकी नजर एक खूबसूरत हार पर पड़ती है। पास में काम करने वाले सहकर्मी की बात सुनकर पता चलता है कि यह हार अगले हफ्ते नीलामी में रखा जाएगा। इतना कीमती कि इसे हजारों साल की कमाई से भी नहीं खरीदा जा सकता। समय की तंगी में एसेन अपने काम में लग जाता है। अगले दिन वह अपनी पत्नी क्लेयर से मिलता है, जिससे उसे कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। क्लेयर बताती है कि वह शनिवार की शाम 8 बजे अपने बेटे से मिलने की अनुमति दे सकती है। यह सुनकर एसेन प्रसन्न हो जाता है। फिर वह एक फ्लैट में विंसेंट नाम के एक व्यक्ति से मिलने जाता है, जिससे उसने पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। लेकिन उधार न चुका पाने के कारण विंसेंट उसे देखते ही मारने लगते हैं और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंकने की धमकी देते हैं। तभी एसेन अपने पास छुपा आइडिया प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए वे करोड़ों रुपए कमाने का प्लान बना सकते हैं। एसेन समझाता है कि म्यूजियम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर क्लीनरों के लॉकर रूम में कोई कैमरा नहीं होता। म्यूजियम में आने जाने का रास्ता भी अलग होता है और ऊंचे अधिकारियों की नजर क्लीनरों पर नहीं रहती। इसलिए वह विंसेंट, केविन और रूडी को क्लीनर के रूप में अंदर भेज देगा। विंसेंट और केविन पहले गार्ड्स को बेधक कर देंगे, जबकि रूडी कंट्रोल रूम में जाकर सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर देगा। जैसे ही कैमरे बंद होते हैं, पुलिस अलर्ट हो जाती है और उन्हें 7 मिनट के अंदर वहां पहुंचना होता है। इसलिए बाहर पहले से ही एक गाड़ी खड़ी रखी जाती है ताकि वे जल्दी भाग सकें। योजना पूरी तरह तय होने के बाद वे शुक्रवार के दिन नीलामी के लिए इंतजार करते हैं। उस दिन देश विदेश के कई अमीर लोग हार खरीदने के लिए आते हैं। उनमें से एक मिस्टर पॉल एक नकली आईडी कार्ड बनवाकर नीलामी में शामिल होता है। वहीं विंसेंट, केविन और रूडी म्यूजियम में अंदर घुस जाते हैं। योजना के अनुसार विंसेंट और केविन गार्ड्स को बेधक कर लेते हैं और रूडी को हरा संकेत देते हैं कि वह कंट्रोल रूम में जाकर सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दे। तुरंत ही एसेन को मैसेज मिलता है कि हार का बोली 40 मिलियन तक पहुंच गया है, पर समय बचाने के लिए वह फिर 60 मिलियन का बोली लगा देता है ताकि कोई भी हार की असली कीमत बताने की हिम्मत न कर पाए। हालांकि एसेन ने हार की कीमत दोगुनी कर दी थी, लेकिन कोई भी उस पर संदेह नहीं करता, क्योंकि उसने फर्जी प्रोफाइल में अपनी कुल संपत्ति 576 मिलियन बताकर रखी थी। जैसे ही 2 मिनट बीते हैं, रूडी तुरंत बाहर रखी गई गाड़ी में बैठ जाता है और एसेन नीलामी अधिकारी के साथ वॉल रूम में जाता है। वहां विंसेंट और केविन पहले से ही गार्ड्स के रूप में ड्यूटी निभा रहे होते हैं। नीलामी अधिकारी बताता है कि पूरी भुगतान होने के बाद ही हार दिया जाएगा, पर एसेन कहता है कि भुगतान से पहले वह हार को हाथ में लेकर देखना चाहता है। आखिर उसने इस पर काफी पैसा खर्च किया है। नीलामी अधिकारी उसकी बात मान लेता है। जैसे ही एसेन हार को अपने हाथ में लेता है, विंसेंट और केविन तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं। ये दोनों मिलकर एसेन समेत मौजूद अधिकारियों को बांध लेते हैं और हार लेकर भाग निकलते हैं। असल में विंसेंट और उनके साथी पहले से ही एसेन को धोखा देकर अपना ही हार लेने का प्लान बना चुके थे, पर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। जल्दी से गाड़ी चलाते समय वे एक्सीडेंट कर जाते हैं और अंततः पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस हार बरामद कर लेती है।
इसी दौरान म्यूजियम में मौजूद पुलिस डिटेक्टिव कैप्टन एसेन से पूछताछ करने आते हैं, क्योंकि उन्हें एसीएन नाम की कंपनी से संबंधित कुछ अनजान बातें समझ नहीं आ रही थी। हालांकि अधिकारियों का कहना था कि एसेन हार को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। तभी कैप्टन के पास फोन आता है कि अपराधियों को पकड़ लिया है और हार भी बरामद हो चुका है। इसके बाद कैप्टन ने निर्देश दिया कि हार की असलियत जानने के लिए लैब में जांच कराई जाए। बिना किसी संदेह को बढ़ने दिए जांच पूरी होने के बाद एसेन को रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद एसेन म्यूजियम से बाहर निकलकर रात में फिर से क्लीनर का काम करने आता है। सफाई पूरी करने के पश्चात वह कचरा इकट्ठा करता है और उसमें से असली हार निकाल लेता है, जिससे उसकी मुस्कान खिल उठती है। दरअसल पिछले रात विंसेंट और किन ने उसे गुमराह करते हुए उसके पॉकेट में रखी नकली हार को असली हार से बदल दिया था और असली हार को म्यूजियम के कचरे में छुपा दिया था, ताकि सफाई के दौरान उसे आसानी से उठा सके। क्या यह प्लान नहीं था एकदम परफेक्ट? पर यह योजना एक दिन में नहीं, बल्कि पिछले 30 वर्षों की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद ही सफल हो सकी। 35 साल पहले एसेन के पिता बाबाकर पेलिग्रिनी परिवार में ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे और उसी परिवार के पास रानी का एक अनमोल हार भी था। बाबाकर अत्यंत ईमानदार थे और अपनी भक्ति में डूबे हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। एक दिन मिसेस पेलिग्रिनी ने बाबाकर से कहा कि उनके घर की लाइब्रेरी में कई किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए बाहर ले जाने की अनुमति दी जाए। बाबाकर ने एसेन के लिए आर्सेन लूपा नाम की एक किताब चुनी, जो बाद में कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। कुछ ही दिनों में मिस्टर पेलिग्रिनी ने बाबाकर पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल करवा दिया। छोटे एसेन ने जेल में अपने पिता से मुलाकात की, जहां उसने देखा कि उसके पिता अपमान सहन नहीं कर सके और अंततः फांसी की सजा भुगतनी पड़ी। उसी दिन से एसेन में इस अनमोल हार को पाने की अडिग इच्छा जग गई, जिसके लिए उसने 33 साल इंतजार किया। हाल ही में खबर मिली कि हार बरामद कर लिया गया है और अब लॉवर म्यूजियम में रखा गया है। साथ ही कुछ ही सप्ताह में इसे नीलामी में पेश किया जाएगा। इस मौके का फायदा उठाने के लिए एसेन ने म्यूजियम में क्लीनर की नौकरी फिर से अपना ली और अपनी फर्जी बिजनेस प्रोफाइल भी बना ली, ताकि विंसेंट से पैसे उधार लेने का बहाना बन सके। अंततः नीलामी से पहले उसने अपने दोस्त बेंजामिन के सहयोग से एक नकली हार तैयार कर लिया और इस तरह चूंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चला, हार आखिरकार उसके हाथ में आ गया। इसी बीच केस की अलीकड़ी संभालते हुए इंस्पेक्टर यूसुफ को लैब से खबर मिलती है कि बरामद किया गया हार नकली है। यह सुनते ही वह बेचैन हो जाता है और उसकी नज़र उस आर्सेन लूपा नाम की किताब पर पड़ जाती है, जिससे उसे संदेह होता है कि चोरी की इस घटना की प्रेरणा शायद इसी किताब से जुड़ी हो सकती है। एसेन अपनी जांच में अपने पिता द्वारा जेल में लिखी गई एक चिट्ठी पर ध्यान देता है, जिसमें अंत में लिखा होता है, सच्चाई लाइब्रेरी में मिलेगी। बाबाकर ने जानबूझकर लाइब्रेरी शब्द का गलत स्पेल लिखा था, क्योंकि उसके लिए यह एक कोड की तरह था। एसेन पूरी रात उस कोड का विश्लेषण करता है और अंततः इथेन खोमेट नाम का एक व्यक्ति सामने आता है। इथेन खोमेट वही व्यक्ति था जो पहले लाइब्रेरी में काम करता था और जेल में बाबाकर के साथ रहता था। संभावना है कि उसके पास बाबाकर के मामलों का कोई राज हो, इसलिए एसेन उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीमारी के कारण वह मिलने का अवसर नहीं दे पाता। बाद में एसेन अपने मामा तो भाई से भी मिलता है, जो दिखने में उसके जमज भाई जैसा प्रतीत होता है। इस दौरान उसे याद आता है कि बाबाकर की जेल में लिखी चिट्ठी में भी अंतिम पंक्ति में यही लिखा था, सच्चाई लाइब्रेरी में मिलेगी। उस रात एसेन गुप्त तौर पर रिश्वत देकर खोमेट की सेल में पहुंच जाता है। वहां उसे एक और आर्सेन लूपा नाम की किताब मिलती है। जब वह किताब खोलकर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने चाय के साथ कुछ शब्द चिन्हित किए थे, जिनसे यह स्पष्ट होता है, मैं निर्दोष हूं, अनि पेलिग्रिनी ने मुझे फंसाया है। यह पढ़ते ही एसेन के अंदर गहरा क्रोध भर जाता है, लेकिन बदला लेने के लिए पहले उसे जेल से बाहर निकलना होगा। इसके बाद एसेन एक योजनामा बनाता है, जिसमें वह आर्सेन लूपा की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को फंसाने का नाटक करता है, ताकि सभी को लगे कि वह मर चुका है। अस्पताल में उसकी मौत का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, लेकिन उसी मौके पर एसेन अचानक जाग जाता है, गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। फिर वह अनी पेलिग्रिनी से मिलकर पूछताछ करता है।
अनी बताती है कि बाबाकर के खिलाफ फर्जी कन्फेशन पेपर पर साइन करवाया गया था ताकि बाद में उन्हें रिहा किया जा सके। साथ ही वह एक पुलिस अधिकारी गैब्रियल का भी जिक्र करती है जिसने बाबाकर के केस की जांच की थी और जिस पर बाबाकर की मौत का आरोप भी लगाया गया था। एसेन गैब्रियल के बारे में जानकारी जुटाता है और पता चलता है कि अब गैब्रियल प्रमोशन पाकर पुलिस कमिश्नर बन चुका है। हम कमिश्नर गैब्रियल को अपने परिवार के साथ खुशहाल और मधुर जीवन में देखते हैं। दूसरी ओर एसेन ने यह खोज लिया है कि गैब्रियल की हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिन्हें उसने पहले ही अपने घर में छुपा रखा था। एक दिन एसेन एक आईटी तकनीशियन के रूप में गैब्रियल से मिलने जाता है और बताता है कि वह उनके कंप्यूटर की जांच करने आया है। गैब्रियल के कंप्यूटर से कुछ वीडियो निकालने पर गैब्रियल गुस्से में आ जाते हैं। एसेन उन्हें चेतावनी देता है, अभी वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। गैब्रियल क्रोधित होकर कंप्यूटर लैब की ओर रवाना होते हैं, पर उसी समय एक खाली कमरे में एसेन उन्हें इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। फिर वह गैब्रियल के मोबाइल का सिम निकालकर उसे एक बड़े बॉक्स में बंद कर लेता है और एक गाड़ी में भरकर अपहरण कर लेता है। जब गैब्रियल बाद में होश में आते हैं तो वे खुद को एक कुर्सी में बंधा पाते हैं। एसेन अपने वॉइस चेंज डिवाइस के जरिए उनसे बातचीत शुरू कर देता है। स्क्रीन पर अपने पिता बाबाकर की तस्वीरें दिखाकर वह पूछता है कि क्या गैब्रियल उन्हें पहचान पा रहे हैं। गैब्रियल बाबाकर को देखकर पहचान जाते हैं, जिससे उन्हें यह 35 साल पहले की वह फ्लैशबैक सीन याद आ जाती है जब गैब्रियल बाबाकर को गिरफ्तार करते समय मिस्टर पेलिग्रिनी से मिले थे। गैब्रियल बताते हैं कि बाबाकर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, वह एक सच्चे और मददगार इंसान थे। साथ ही गैब्रियल मिस्टर पेलिग्रिनी की ओर संदेह जताते हुए कहते हैं कि हाल ही में हार के इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि हुई थी, जिससे हार की चोरी गैब्रियल के लाभ से जुड़ी प्रतीत हो रही है। इसके बाद गैब्रियल सच्चाई का पता लगाने में जुट जाते हैं और एसेन से पूछते हैं कि आखिर किस आधार पर बाबाकर को दंडित किया गया, जबकि हार से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एसेन उन्हें बैंक डिटेल्स और भ्रष्टाचार के सबूत दिखाता है, जिससे गैब्रियल पर ब्लैकमेल का दबाव बढ़ जाता है। एसेन धमकी देता है कि अगर असली सच्चाई सामने नहीं आई तो हाउ अंकल की पहचान का वीडियो पूरे देश में वायरल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही गैब्रियल घबरा जाते हैं और कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने बाबाकर के केस में घूस ली थी, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के भविष्य के लिए ऐसा किया। इसी बीच डिटेक्टिव ब्रांच की केस फाइल में भी गैब्रियल का नाम दर्ज हो जाता है। तभी एक सहकर्मी की सूचना मिलती है कि गैब्रियल का अपहरण हो चुका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है, पर वीडियो में एसेन की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती। गैब्रियल के मोबाइल में सिम के अलावा एक अलग चिप लगी होती है, जिसे ट्रैक करके पुलिस उनकी लोकेशन पकड़ लेती है। तुरंत एक टीम निकल पड़ती है और गैब्रियल को छुड़ाने के लिए सिटी हॉल की ओर रवाना हो जाती है। सिटी हॉल में गैब्रियल को पुलिस द्वारा छुड़ाया जाता है। इसी दौरान कैप्टन ऑफिसर सोफिया से बातचीत होती है, जिसमें पता चलता है कि गैब्रियल को 4 घंटे तक बंद रखने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने उनसे कोई मांग नहीं की थी, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। इंस्पेक्टर यूसुफ कैप्टन को बुलाकर बताते हैं कि उन्होंने एक सुराग पाया है। नीलामी के दिन मिस्टर पॉल की पहचान के अनुसार जिसने चोरी की थी वही गैब्रियल को अपहरण करने वाला था। साथ ही ये भी सामने आता है कि 35 साल पहले जब हार पहली बार गायब हुआ था, उसी केस में गैब्रियल इंचार्ज थे। सारे सुराग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। फिर गैब्रियल अपने घर लौटते हैं, जहां वे अपने छिपे हुए स्पाई कैमरों को खोजकर नष्ट कर देते हैं। स्नान करते समय उन्हें 55 साल पहले की एक फ्लैशबैक सीन याद आ जाती है, जिसमें मिस्टर पेलिग्रिनी ने गैब्रियल को धमकी दी थी। स्नान समाप्त होते ही गैब्रियल मिस्टर पेलिग्रिनी को फोन करते हैं और कहते हैं कि बाबाकर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात करनी है। उसी क्षण गैब्रियल की पत्नी घर आती है और खुशी से उन्हें गले लगाती है, पर अचानक एक स्पीकर बज उठता है जो उस फोन की बातचीत को उजागर कर देता है, जिसे गैब्रियल अपनी पत्नी से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। एसेन उस स्पीकर के जरिए गैब्रियल और मिस्टर पेलिग्रिनी की बातचीत रिकॉर्ड कर लेते हैं। एसेन एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन भेजता है जो मिस्टर पेलिग्रिनी के घर में प्रवेश कर जाता है ताकि अंदर की स्थिति का पता लगाया जा सके।
ड्रोन चुपके से मिस्टर पेलिग्रिनी के होम ऑफिस में घुस जाता है, जो लेजर लाइट से लैस सख्त सुरक्षा व्यवस्था से सजा है। ड्रोन के फुटेज में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो क्लिप्स नजर आती हैं, परंतु जब उसे वापस लाने की कोशिश की जाती है तो ड्रोन एक लेजर लाइट से टकरा जाता है। इससे अलार्म बज उठता है और मिस्टर पेलिग्रिनी समेत सभी गार्ड जागृत हो जाते हैं। अंततः ड्रोन पकड़ में आ जाता है और उसी में उसे एक चिरकुट भी मिल जाता है, जिस पर लिखा होता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह गैब्रियल नाश्ते के दौरान होते हैं एंड तभी एसेन अचानक उनके सामने बैठ जाता है और फिर से ब्लैकमेल का खेल शुरू कर देता है। गैब्रियल गुस्से में आकर कहते हैं कि वे एसेन की मदद तभी करेंगे जब वह उन्हें अब परेशान करना बंद कर दे। गैब्रियल यह भी वादा करते हैं कि वे किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद पुलिस गैब्रियल के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करके ड्राइवर को पकड़ लेती है। ड्राइवर बताते हैं कि उन्हें सिर्फ उबर के लिए बुक किया गया था, उन्हें अपहरण का कोई पूर्वानुमान नहीं था। इंस्पेक्टर यूसुफ बताते हैं कि गैब्रियल के मोबाइल में सिम के अलावा एक अतिरिक्त चिप लगी हुई है, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन का पता लगाना बेहद आसान हो जाता है। एपिसोड 4 के आगे के हिस्सों में गैब्रियल के अपहरण, एसेन के ब्लैकमेल और सबूतों के आधार पर सच्चाई उजागर होने की जटिल कहानी आगे बढ़ती है, पर इसी के साथ यह हिस्सा समाप्त होता है। यह था नेटफ्लिक्स की लुपिन सीरीज का विस्तृत हिंदी डबिंग संस्करण। आशा करता हूं कि आपको यह डबिंग पसंद आया होगा। यदि आप और भी ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।